Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. So students, let's start part 2 प्लांट डेवलपमेंट। तो प्लांट डेवलपमेंट के अंदर की कंट्रोवर्सी सबसे पहले जो हमारी आती है कि की कंट्रोवर्सी। अब की कंट्रोवर्सी दैट इज द एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री, यानी सम ऑफ द लीडर्स वांटेड टू डेवलप द एग्रीकल्चर एंड गिव प्रेफरेंस ओवर द एग्रीकल्चर एंड अदर्स लीडर गिव प्रेफरेंस टू द इंडस्ट्रीज। तो दोनों के बीच के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो उस बेसिस के ऊपर जो कंट्रोवर्सी थी अलग अलग बेसिस के ऊपर सामने आई थी। That is, the some people wanted to lay more emphasis on industrial sector rather than agriculture sector। यानी कुछ लोग चाहते थे कि भाई उसके ऊपर ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, जैसे कुमारप्पा emphasized on rural industrialization, चौधरी चरण सिंह wanted agriculture to be our main concern। तो अलग अलग जो लीडर्स थे हमारे इंडिया के, उन्होंने अपने अपने कंसर्न इसके ऊपर दिए थे कि आखिर में इसको कैसे डेवलप किया जाए। और जो अलग अलग लीडर्स थे उन्होंने जैसे कि हमारे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने की बात करी थी। तो जैसे कुमारप्पा, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर दिया था कि जिसके बेस के ऊपर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, आगे उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो जो प्रॉब्लम उनकी जो क्रिएट हों वो एम्प्लॉयमेंट के बेस के ऊपर उसको सोल्व किया जा सके। तो इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। अब इसके अंदर दो तरह की इंडस्ट्रीज हमारे सामने आई थी कि एक तो पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स दोज काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेटेड एजेंसीज। एंड प्राइवेट सेक्टर केवल उसको जिसको प्राइवेट कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म रन करती है। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर कंट्रोल्ड बाय नेशनल, स्टेट और प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू उसको जो चलाया जाता है। जस्ट लाइक पब्लिक सेक्टर का अपन एग्जांपल लें तो आपके जो SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम ले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एग्जांपल में भी इसके ऊपर हो सकते हैं। तो अब बात आती है कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल का मतलब था कि जो अर्लियर बिफोर जो इकोनॉमी थी हमारी वो सोशल और कैपिटल दोनों के बेस के ऊपर अलग अलग थी। तो हमने कुछ पार्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया और कुछ पार्ट हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंडिया इज हैविंग द मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिक्स ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, यानी बोथ प्राइवेट ओनरशिप एज वेल एज द स्टेट टेक्स पार्ट इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी दोज काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर और वी कैन से डैट पब्लिक सेक्टर, दोनों के थ्रू उसको चलाया जाएगा और दोनों के बेसिस के ऊपर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयर है, वो लोगों के बीच में बांटा जाएगा। तो उसके ऊपर यही चीज़ को रखा गया। जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जैसे हॉस्पिटल है एम्स, प्राइवेट सेक्टर मैक्स हॉस्पिटल, अलग अलग जो हॉस्पिटल्स का इसलिए एग्जांपल दिया मैंने आपको, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था। अब इसके अलावा कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए। अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर भी जो मेन एम था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप होल्डिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग ऑपरेशनल होल्डिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। यानी जो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी कि बिकॉज सम ऑफ द पर्सन इज हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड वी कैन सेड दे आर द लैंडलॉर्ड्स और उनका ही पॉलिटिकल डोमिनेंस था। तो उस बेसिस के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट के अंदर जो लैंड थी उसको गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया और उसके बाद में उनसे उनकी लैंड को सीज करके दोबारा से जो लैंडलेस पीपल थे उनके बीच के अंदर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो उसके बेस के ऊपर मेन चीज़ यही थी कि भाई लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। सेकेंड वन इज जो जमींदारी सिस्टम था उसको टोटली ख़त्म कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू जमींदारी सिस्टम जमींदार्स एक्टेड एज ए इंटरमीडिएटरीज बिटवीन कल्टिवेटर एंड स्टेट, क्योंकि बिकॉज ओनली द पर्सन जमींदार पेड द टैक्सेस टू द स्टेट और ये लोग अपनी ज़मीन को, लैंड को कल्टिवेटर के थ्रू करवाते थे, स्मॉल पीजेंट फार्मर्स के थ्रू करवाते थे और स्टेट को टैक्स पे यही करते थे और उनके बीच का जो प्रॉफिट था, शेयर था, वो सारा का सारा इनके पास ही रहता था। तो एक तरह से ये क्या थे, एक मीडिएटर का काम कर रहे थे। तो दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट लैंड कल्टिवेटर बाय चार्जिंग हाई रेंट्स फ्रॉम देम। अब ये ज़्यादातर है जो लैंड कल्टिवेटर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे या दूसरे जो लैंडलेस फार्मर है उनको है जो एक्सप्लॉइट करते थे और समटाइम्स दे आल्सो रेंटेड देयर लैंड टू द कल्टिवेटर और उसके ऊपर हाई रेंट चार्ज करते थे।
वेरियस स्टेप्स वर टेकन टू अबॉलिश दिस सिस्टम, कई सारे स्टेप्स लिए गए। ऑनरशिप ओवर लैंड वाज गिवन टू एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ लैंड आल्सो नोन एज टिलर्स। अब इसके बेस के ऊपर क्या बन गया कि जो पर्सन किसी ज़मीन के ऊपर, जो पर्सन फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है, तो जो पर्सन खेती कर रहा है या फार्मिंग कर रहा है उसी की ही ऑनरशिप होगी उस लैंड के ऊपर। अब जमींदारी सिस्टम जो एबोलिश्ड हुआ, हाउएवर इन सम एरियाज फॉर्मर जमींदार एक्वायर्ड लार्ज पीसेज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ loopholes in the legislation. Definitely the government has also formed the law, but that kind of law also having some kinds of drawbacks. तो वो drawbacks के ऊपर these kinds of farmer also gain the benefit of these kinds of loopholes. तो उसके ways के ऊपर जो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, तो many tenants जो थे उनको evicted कर दिया गया। लैंड ऑनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स, वो खुद कल्टिवेटर बन गए। एंड क्लेम्ड फॉर ऑनरशिप ऑफ लैंड, और लैंड की खुद की ऑनरशिप उन्होंने अपने पास में रख ली थी। तो लैंड सीलिंग मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड विच ए पर्सन कैन परचेज, यानी फिक्स कर दिया गया कि आप उससे ज़्यादा लैंड को आपको परचेज नहीं कर सकते। अब इसका एम ये था कि रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड इन ए फ्यू हैंड, यानी जो लैंड है, जो रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, वो पर्टिकुलर जो कंसंट्रेट पर्टिकुलर किसी जमींदार या जागीरदार लोगों के पास हो रहा था, अब वो अदर्स लोगों के पास भी हो। प्रोजेक्ट ऑन लैंड सीलिंग डिसअपॉइंटिंग, अब ये जो प्रोजेक्ट लाया गया था उससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। जो बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज दिस लेजिस्लेशन इन कोर्ट, उन्होंने उसके ऊपर अपनी कोर्ट वगैरह के अंदर अपील लगा दी, रिट कर दिया। दे रजिस्टर्ड देयर लैंड्स इन नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, अब समटाइम्स दे आल्सो रजिस्टर्ड देयर लैंड टू देयर वाइफ, चिल्ड्रन एंड अदर काइंड्स ऑफ पर्सन हो, जिससे भी साथ में उसके क्लोज रिलेशन थे उनके नाम के ऊपर ज़मीन कर दी गई। तो उससे भी कोई बहुत ज़्यादा इस एक्ट से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट आता है हमारा फूड क्राइसिस। अब फूड क्राइसिस, दिस वन इज आल्सो द मेन चैलेंज। बिहार फेस्ड नियर फैमिन सिचुएशन इन 1960 के अंदर एक फैमिन जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी, और दोज काइंड्स ऑफ पर्सन हु एट दैट टाइम हु आर लिविंग इन द बिहार, उनको जो क्या बोलते हैं माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम फील होने लगी थी। जो उनके पास में न्यूट्रलाइज्ड जो फूड था वो उनको नहीं मिल रहा था। डेथ रेट इन 1967 के अंदर करीब 34% हो गई थी। फूड प्राइसेस ऑफ व्हीट एंड राइस सॉल्ट बिल्कुल हाई हो गई थी, पीपल के लिए उनको परचेस करना मुश्किल हो गया था। और वी कैन से डेट द पीपल ऑफ द बिहार डू नॉट एबल टू अफोर्ड इट। जॉनिंग पॉलिसी, तो प्रॉफिट्स ट्रेड ऑफ फूड अक्रॉस स्टेट, अब इस बेसिस के ऊपर दूसरे स्टेट से भी वहाँ पर फूड नहीं आ पा रहा था। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला कि हमें उस समय पर वीट दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ा था। एक्सेप्ट फॉरेन एड फ्रॉम यूएसए, और जो विदेशों से जो सहायता थी वो भी हमने एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। तो उस बेसिस के ऊपर जो अलग अलग तरीके से जो चीज़ें सामने डेवलप हुई थी वो। अब ग्रीन रिवोल्यूशन, द 3 स्टैंड्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। अब सबसे फर्स्ट वन इज, इसके अंदर टाइप ऑफ चेंजेस, बायोकेमिकल्स, मैकेनिकल, सोशल। अब इसके अंदर जो अलग अलग बेसिस के ऊपर ये सामने आता गया था। द ग्रीन रिवोल्यूशन, ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्निक्स रिप्लेस्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी अर्लियर बिफोर फार्मर्स यूज ओल्ड एंड प्रिमिटिव मेथड्स, नाउ द फार्मर यूज मॉडर्न मेथड्स, और उस बेसिस के ऊपर वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ा रहा था। HIV सीड्स का बहुत ज़्यादा यूज किया गया, जिसके बेस के ऊपर राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, these kinds of things also become the part of the modern agriculture, or these kinds of things also played a very important role in the agriculture activity to increase the production. तो इंडिया इज सेकंड कंट्री आफ्टर मैक्सिको टू अडॉप्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी सबसे पहले जो इसको अडॉप्ट किया था मैक्सिको ने किया था, और उसके बाद में हमारे इंडिया में इसको अडॉप्ट किया गया। इंडिया के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन को 1960 से चालू किया गया था, और चिदम्बरम सुब्रमण्यम मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सपोर्टेड द प्लान, जो उस समय मिनिस्टर थे उन्होंने इस प्लान को सपोर्ट किया था। स्प्रेडेड बाय द डॉक्टर MS स्वामीनाथन, एडवोकेटेड ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब उस बेसिस के ऊपर जो स्वामीनाथन थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट को आगे डेवलप किया था। इंक्रीज इन प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ HIV
सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड मॉडर्न इक्विपमेंट सिंबलाइज्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। एक तरह से ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब हो गया था कि आप अपने प्रोडक्शन के HIV सीड्स के थ्रू, फर्टिलाइजर्स के थ्रू, पेस्टिसाइड्स के थ्रू इंक्रीज करें, और ये ग्रीन रिवोल्यूशन का एक सिंबल बन गया था। इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। डेफिनेटली इससे फ़ायदा बहुत हुआ, क्योंकि इंडिया जहां हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे फूड के लिए, अब हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आया? अब ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन था वो हमारा तेज़ी से बढ़ा, तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई तेजी, क्योंकि HIV सीड्स वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो गई। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अंदर भी डिस्पैरिटीज़ क्रिएट हो गई थी। रीजनल डिस्पैरिटीज इन सीरियल क्रॉप कल्टीवेटर, यानी सम ऑफ द पार्ट इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंटल अनविलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन स्मॉल फार्म्स। अब जो गवर्नमेंट है वो छोटे छोटे फार्म्स के ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रही थी। इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन मेनली फेल्ट इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब एंड हरियाणा के अंदर ही सबसे ज़्यादा वीट के प्रोडक्शन को फील किया गया था। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसके ऊपर जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आया, लेवरेज टू लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज पुअर पीजेंट ड्यू टू स्टार्क डिफरेंसेस बिटवीन पुअर पीजेंट एंड रिच लैंडलॉर्ड्स। अब ऑब्वियसली बेनिफिट किसको हुआ ज़्यादा इससे? जो रिच फार्मर थे उनको, तो उसके बेस के ऊपर इट क्रिएट्स द वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर। राइज ऑफ मिडिल क्लास सेक्शन, जो पीजेंट का मिडिल क्लास पीपल थे वो भी इमर्ज हुए थे, ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट। अ वाइट रिवोल्यूशन दैट इज रिलेटेड टू द मिल्क से रिलेटेड है, फ्लोटेड बाय द एंड बेस्ड इंडियाज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDBD के थ्रू इसको चालू किया गया था 1970 के अंदर, और इसका मेन एम था मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, जो मिडिल मैन थे उनको ख़त्म करना, एश्योरिंग प्रोड्यूसर ए रेगुलर इनकम, जो प्रोड्यूसर है उसकी रेगुलर बेसिस के ऊपर उसको इनकम मिलती रहे, और गरीबी को ख़त्म किया जाए, ये इसका मेन मोटो था। अब लेटर डेवलपमेंट की हम बात करें तो आफ्टर नेहरूज डेथ इंदिरा गांधी इमर्ज एज द पॉपुलर लीडर के रूप में सामने आई थी। तो नेहरू जी तक तो ये था, उसके बाद में है जो पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई थी। इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंदर इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया था। तो दिस हैविली एम्फेसाइज ऑन एंड ऑफ लाइसेंस परमिट एंड क्वेटा कल्चर, यानी जो पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, कई सारे फालतू के रूल्स बने हुए थे, उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया, और जो कोटा कल्चर था उसको भी ख़त्म करके अब नए तरीके से इसको चालू किया गया। सो बेटा जो 1991 के अंदर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी। तो अर्लियर बिफोर गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कंट्रोल कर रखा था, तो उसके पीछे भी कई सारे रीजन थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल कर दिया, यानी फॉरेन जो इम्पोर्ट था उसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था। लेकिन आफ्टर 1991 जो उसको जो WTO की पॉलिसी थी उसका इंडिया जब मेंबर बना था तो हमें ऑब्वियसली उसके जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ा था। उसके बेस के ऊपर 91 के अंदर हमारे यहाँ पर लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, यानी जो ट्रेड बैरियर्स थे उन सारे ट्रेड बैरियर्स को हटा दिए गए। जो आप देखते हैं कि ये एंड ऑफ लाइसेंस सिस्टम वगैरह ये सब ट्रेड बैरियर्स थे। अब इसके बेस के ऊपर जो प्रोड्यूसर्स थे उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब जैसे लिबरलाइजेशन का दौर चालू हुआ, जो फॉरेन कंपनीज थी दे कैम आल्सो इन आवर कंट्री, वो भी हमारे कंट्री के अंदर आ सकते हैं एंड सेल देयर प्रोडक्ट, और उसके बेस के ऊपर इंडिया को बेनिफिट भी हुआ क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड हुआ ही सही, साथ में हमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई हमारी, और जो कंपटीशन बढ़ा तो उससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हुआ, साथ में कंज्यूमर के साथ साथ जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की वो भी इम्प्रूव हुई। तो कई तरह के जो बेनिफिट्स हमें इसके थ्रू प्रोवाइड हुए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।